आज पूरे 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी भी उसके कमरे से लगातार चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वो कभी ठीक होगा ही नहीं। मुझे जब इस बात की खबर मेरे दोस्त से मिली तो मैं सीधा उस गांव चला गया जहां यह भयानक हादसा हुआ था। मैंने वहां जाते ही सीधा बोला कि मैं ठीक कर सकता हूं इसे। वहां मैंने देखा कि सारे लोग रो रहे थे। उसके परिवार के लगभग हर लोग यही चिल्ला रहे थे कि आखिर उसको क्या हो गया है, वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। थोड़ी देर में मैं वहां गया और इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को देखकर मैंने बस इतना कहा कि उस श्रापित इंसान के दरवाजे को अभी खोल दो, शायद वो ठीक हो जाए। सब लोग मेरी तरफ घूर कर देखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो मैं कोई भगवान बनकर वहां चला गया हूं। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो एक और नजारा था जो हद से ज्यादा दिल दहला देने वाला था मेरे लिए। आशीष अपनी दोनों आंखों में बुरी तरीके से पेंसिल को घुसा कर बैठा हुआ था और वो बार बार बोल रहा था कि मुझे यहाँ पर खेलना है, मुझे यहाँ पर खेलना है। उसकी आंखों के सामने कई सारी चीजें पड़ी हुई थी जो बच्चों की थी। वो आदमी पागलों की तरह उससे खेले जा रहा था। ये करीब 35 साल का इंसान रहा होगा। उसका नाम आशीष था। सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि कोई आशीष को बचा ले, कोई तो बचा ले। इतना ज्यादा खौफनाक नजारा था कि मैं उसे लगातार देखता ही रहा कि तभी किसी घर के मेंबर ने आकर यह पूछा कि तुम हो कौन और आखिर खिड़की खोलकर लगातार ऐसे देख क्यों रहे हो। उसके इस सवाल को सुनकर मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और मैंने कहा कि मेरा नाम है अर्श और मैं एक एग्जॉर्सिस्ट हूं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग इसे सही करके जा चुके हैं। जो लोग इसके पास से गए हैं उसने उन्हीं की लाशों को अपने कमरे में रखा है और किसी को अंदर भी नहीं आने दे रहा है। कम से कम 4 लोग इसे सही कर चुके हैं, लेकिन जो भी बाबा या तांत्रिक इसे सही करने आता है वो वहीं का वहीं मर जाता है। कि तभी मैंने कहा शायद वो जो बाबा और तांत्रिक आते होंगे वो इसे सही करने आ रहे होंगे, इसी वजह से इसे अभी तक ठीक नहीं कर पाए। मैं ये सारी बातें कह रहा था लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मेरी इस बात के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। थोड़ी देर में आशीष के पापा आते हैं और सीधा मुझसे पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि मेरे बेटे के अंदर किस तरह की आत्मा है, किसने प्रवेश किया है उसके अंदर, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो। मेरे चेहरे पर बिल्कुल शून्य भाव थे। कुछ जरा सा सोचा मैंने और फिर मैंने अचानक से कहा, काश मैं तुम लोगों को ऐसे ही बता पाता इस एंटिटी के बारे में। काश तुम लोग पहले ही समझ जाते कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है जिसे किसी भी तांत्रिक, किसी भी पंडित या किसी ओझा को बुलाकर झाड़ फूंक करवा के सही कराया जा सके। ये एक ऐसी एंटिटी है जो मंदिर के अंदर भी प्रवेश कर सकती है और हनुमान चालीसा का चैंट भी कर सकती है। इस भयानक आत्मा का नाम है मुंजा। वेलकम टू द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। कई सारी कहानियों को सुना हमने, कई सारे घटनाक्रम को देखा, उसकी संभावनाओं पर कभी नजर नहीं डाली। तो चलिए मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले चलता हूं जो आपके सोच और संभावनाओं के परे है। रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। ये पता चलता है कि वो एक मुंजा है। सारे लोग परेशान हो गए। आखिर मुंजा कैसे जा सकता है? एक छोटे बच्चे की आत्मा, वो भी इतनी ज्यादा भयानक कि वो बड़े बड़े तांत्रिकों को अपने कब्जे में कर ले, कि वो उसे निकलने भी ना दे। सवाल बहुत थे सबके मन में और सब शायद यही इंतजार कर रहे थे कि मैं इसके आगे कुछ तो कहूं। देर तो बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपने हाथ में रखा हुआ वो रुद्राक्ष पकड़ा और कहा, इस मुंजा को बांधने के लिए हमें अष्टमहावक्रम की क्रिया करनी होगी, वो भी जल्द से जल्द। कि वहां खड़े एक इंसान ने कहा, पर उस क्रिया से होगा क्या? और क्या मुंजा अपने आप बाहर आ सकता है? क्या कोई बच्चा सच में खेलता हुआ बाहर आएगा, या तुम भी और तांत्रिकों की तरह मारे जाओगे? मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि बीइंग एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ये मेरे लिए बहुत आम सी बात था सुनना। डाउट तो हर किसी के होते हैं। मैं मुस्कुराया और तुरंत अपनी हाथ में पकड़े रुद्राक्ष को देखकर शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करने लगा। कुछ ऐसे भी मंत्र होते हैं जो आत्माओं की ऊर्जा समझने में सहायक होते हैं। लगातार 21 मंत्रों के उच्चारण के बाद मैंने अपना हाथ सीधा उस खिड़की पर रखा जहां से आशीष का खून में लथपथ चेहरा
लगातार मुझे देखे जा रहा था। 2 मिनट बीते होंगे कि अचानक से आशीष बच्चों की तरह चिल्लाने लगा जोर जोर से। वो कहने लगा कि मुझे मारो, मुझे मारो, पर इस आदमी को यहाँ से हटा लो, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने सारे आसपास पड़े खिलौनों को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कहा कि अगर ये यहाँ से नहीं गया तो वो अपना सर पटक के वहीं जान दे देगा। और ताज्जुब की बात ये थी कि वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। उसने बहुत कोशिश करी पर वो खुद को हर्ट नहीं कर पा रहा था। करता भी कैसे? महर्षि पुलत से रक्षा मंत्र जो स्वयं सिद्ध होते हैं, उस मंत्र का उच्चारण करके मैंने उसके सामने जो रख दिया था। थोड़ी ही देर में मेरा पूरा हाथ जोर से कांपने लगा, ऐसा जैसे मेरा खुद का शरीर मेरे कंट्रोल में ना हो। और मेरी यह हालत देखकर लोगों के अलग अलग सवाल उठने शुरू हो गए। अरे मत करो, मारे जाओगे। हमें तो लगता है पक्का मारा जाएगा। थोड़ी देर में आशीष बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करने लगा और बोला कि दरवाजा खोलो, मुझे अर्श से मिलना है। इस तरह की चीजें शायद लोगों ने पहली बार देखी थी, पर मेरे लिए तो ये रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था। जब दरवाजे को खोला गया तो बिना कोई देरी किए हुए भागते हुए वो 35 साल का आदमी बाहर आया और मेरे सामने अपने दोनों पैरों को मोड़कर बैठ गया और बोलने लगा कि मुझे खाने में कुछ चाहिए, मुझे हर तरह की सब्जी पसंद है, मुझे खाने में कुछ मीठा पसंद है, मुझे बाहर जाना है, मुझे न जाने क्या क्या। मैं सिर्फ उसे देखकर हंसे जा रहा था। ऐसा लगा था कि ये कोई अपनी जरूरी बात कहना चाह रहा है। शायद इतनी देर में किसी ने डर के पीछे से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि कोई कोई आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन पर किसी भी मंत्रों का फर्क नहीं पड़ता। मैंने जैसे ही सुना कि कोई हनुमान चालीसा जैसा पवित्र उच्चारण कर रहा है, मैंने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, इससे कोई फायदा होगा नहीं। तुम्हारे किए गए सारे मंत्र इस पर विफल हैं, क्योंकि ये मुंजा है। जितनी देर में मैं उसे रोक पाता, मेरे सामने बैठे आशीष ने खुद एक बच्चे की आवाज में हनुमान चालीसा का उच्चारण करना शुरू कर दिया। एक आदमी जिसकी उम्र 35 साल है, वो आदमी एक बच्चे की आवाज में हनुमान चालीसा का चैंट कर रहा है। जय कबीर सत्य लोक बजागर राम दूत और तो ही तो बल धोवो। ये गूंज उस पूरे घर में उठ रही थी और मानो जैसे आज पहली बार हनुमान चालीसा से डर का माहौल आ रहा था। हनुमान चालीसा आज पहली बार इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि कोई भी उसे सुनने को तैयार नहीं था। जरा सोचिए कि एक ऐसा कमरा जहां पर एक छोटा बच्चा हनुमान चालीसा का चैंट कर रहा हो और लगातार वहां से डरावनी आवाजें आ रही हूं। शायद आपको हनुमान चालीसा भी डरावनी लगने लग जाए। ये सारी चीजें हो ही रही थी कि मैंने उससे कहा कि यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, बस जितने भी लोग हैं सब लोग अपनी मुट्ठी बांधें और अपने आंखों पर रख लें। कहा जाता है कि जब आप ऐसे मुट्ठी बांध कर अपनी आंखों पर रखते हैं तो आप नजरबंद हो जाते हैं और किसी भी तरह का काला जादू आप पर काम नहीं करता है। मुझे लग रहा था कि मेरी इस प्रक्रिया से केवल चीजें शांत नहीं होंगी, तो मैंने भी कुछ रक्षा मंत्र पढ़कर घर के हर एक इंसान के ऊपर रख दिया ताकि हर एक इंसान सेफ रहे। दरअसल ऐसी सिचुएशंस में कभी कभी हमें घर वालों को सेफ करना पड़ जाता है, खासतौर पर तब जब आपका सामना एक ऐसी ऊर्जा से हो जो खुद हनुमान चालीसा रिसाइट कर रही हो। थोड़ी देर और बीतती है और आशीष मेरे सामने अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। वो मुझे बार बार ये कहता है कि मैं भी उसके साथ ये पाठ करूं, क्योंकि ये पाठ बहुत अच्छा है। मैं खुश तो हो गया था। मुझे लग रहा था कि अब शायद मुंजा अपने असली रूप में आने वाला है, पर कभी कभी जैसा हम सोचते हैं चीजें वैसी होती नहीं है, उससे बहुत अलग होती हैं। मैंने अपना रुद्राक्ष निकाल कर उस आशीष के सर पर रखा और वो हंसने लगा जोर से। उसने मुझे बड़े ही अजीब से स्वर में पूछा कि ये तुम्हारे गुरु ने दी है ना? कितनी मालाएं हैं ऐसी तुम्हारे पास, मुझे बता सकते हो? उसका बोलना बहुत ही आम इंसानों की तरह था, पर उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थी कि शायद वो अगर उसे मौका मिलता तो मुझे वहीं का वहीं मार डालता। उसने हंसते हुए मुझसे कहा कि इसी माला से तुम्हारा गला घोट सकता हूं मैं।
पता है ना, बोल। उसके शब्द और उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रहे थे, लेकिन उसका शरीर ये बता रहा था कि वो शायद दुख में है, बहुत ज्यादा परेशानी में है। और इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया और वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, ऐसा जैसे वो मुझे वहीं का वहीं मार डालता। कि तभी मेरे इशारे पर वहां के कुछ लोगों ने उस आशीष को जोर से पकड़ लिया और मुझसे कहने लगे सब कि यहां से चला जाऊं वरना मेरी मौत निश्चित है। मैंने बोला कि आशीष जिस कमरे में था, जिस कमरे में उन 4 तांत्रिकों की लाशें पड़ी हुई थी, वापस से उसे उसी कमरे में डाल दिया जाए, क्योंकि जब वो उस कमरे में जाएगा तो ही शायद मैं उसका असली रूप देख पाऊं। एक बार मुझे इसका असली रूप देखना जरूर है। दरअसल कभी कभी आत्माएं अपने असली रूप में नहीं आती, वो हमेशा किसी का सहारा लेती हैं अपनी चीजों को बताने के लिए। यहाँ पर आशीष का सहारा उस मुंजा ने लिया, लेकिन वो कुछ तो ऐसा था जो मुंजा कहना चाहता था। उसे जबरदस्ती पकड़कर वो लोग उस कमरे में ले गए और जब मैं उस कमरे के अंदर गया, वहां का नजारा देखने लायक था। वहां का नजारा सोच और समझ के परे था। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये पहली बार कोई ऐसा एनकाउंटर था जहां पर मुझे लग रहा था कि कहीं साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, कहीं पर साइंस इन्वॉल्व नहीं है। कमरे के अंदर घुसते ही मैं क्या देखता हूं कि एक तांत्रिक ने अपना गला बुरी तरीके से रेत रखा है और वो मरा पड़ा है। दूसरा तांत्रिक अपने ही चिमटे को अपने मुंह के अंदर जोर से घुसा रखा था ताकि वो मर सके। वो अधमरी हालत में था, कुछ बोल रहा था पर उसे मरे के समान ही समझो। तीसरा एक और तांत्रिक था जो एक मुद्रा में बैठा हुआ था और इतनी जोर जोर से चैंट कर रहा था कि उसके गले से खून निकल रहा था। चौथा तांत्रिक कुछ अलग ही किस्म का था। उसने अपने दोनों पैर काट लिए थे और अपने कटे हुए पैरों को देखकर वो हंसे जा रहा था लगातार, ऐसा जैसे ये उसका मन हो करने का, ऐसा जैसे शायद मुंजा ने उससे ऐसा करवाया हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो कहीं ना कहीं मुंजा एक तरीके का क्लू दे रहा है। इन सारी चीजों को जोड़कर देखना पड़ेगा, शायद तब ये सारा का सारा हल निकले। अष्टमहाविक्रम की क्रिया शुरू हो चुकी थी और मैंने हर एक इंसान के घर से अन्न मंगवाया। आटे की बोरी समेत मैंने वहां पर एक चक्र बनवाया और उस चक्र के बीच में इस आशीष को बैठा दिया जो मुंजा था बेसिकली। इसके बाद जो तांत्रिक अधमरी हालत में थे या पूरी तरीके से मर चुके थे, उनको उस घेरे के चारों तरफ बैठाला। मुझे लग रहा था कि इस क्रिया में मुझे और ज्यादा ऊर्जा लगेगी और आखिरी में वही हुआ। मैंने हर एक तांत्रिक के नसों को काटा और उसमें से जो खून निकला वो आशीष के सर पे धीरे धीरे गिराने लगा। उस खून को गिराते गिराते आशीष सिर्फ ये बोले जा रहा था कि उसे खेलना है, उसे खेलना है, जो वो शुरुआत में बोल रहा था। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इस मुंजा का मेन मंतव्य है क्या, उसे चाहिए क्या। जब मैंने उस खून को गिराना शुरू किया और उसके बाद लगातार मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मुंजा शायद अपने असली फॉर्म में आने लगा। और जब मैं ये कहता हूं कि वो अपने असली फॉर्म में आने लगा, इसका मतलब कि वो आशीष के शरीर को छोड़ चुका था। पर अगर वो आशीष के शरीर को छोड़ चुका था तो वो मुंजा था कहाँ? थोड़ी देर बाद मैंने ये नोटिस किया कि मेरे पीछे बैठा तांत्रिक वो अपने आप हिलने लगा। उसमें कोई मूवमेंट आने लगी जिसके पैर कटे हुए थे और वो रेंग कर मेरे उस गोले के अंदर आना चाहता था जिस घेरे में मैंने आशीष को बैठा रखा था। और वो बार बार बोल रहा था मुझे खेलना है। ऐसे ही एक एक करके सारे तांत्रिकों के शरीर अपने आप हिलने लगे जोर जोर से। और उन तांत्रिकों का इशारा सिर्फ एक तरफ था, घर का एक छोटा सा कोना जहां पर कुछ अनाज की बोरियां रखी हुई थी। हो ना हो मुझे लग गया कि शायद यहीं पर कुछ ना कुछ मौजूद है। जब गांव वालों से उसकी खुदाई करवाई और प्रॉपर देखा गया कि उस जगह पर क्या है, तो मुझे वहां पर एक लाल कपड़े में बंधा अस्थि शव मिला, जो कि ऑब्वियसली एक बच्चे का था। करीबन 10 साल का बच्चा रहा होगा वो। अजीब बात यह थी कि जैसे ही उस जगह को खोदा गया, सारी चीजें शांत हो गईं। किसी भी मुंजा की हरकत वहां हुई नहीं। उस लाल कपड़े को खोला तो उसके अंदर किसी के बाल पड़े हुए थे और एक जनेऊ पड़ा हुआ था जो बड़ा अजीब लग रहा था देखने में, पूरा खून से तना हुआ। मैंने पूछा कि ये घर में ये जगह किसकी थी और ये क्या था। थोड़ी देर के बाद एक इंसान रोता हुआ आया, जो शायद आशीष के ही
चाचा थे या कोई थे जिन्होंने मुझे शायद जाने से रोका भी था कई बार। वो रोते हुए कहते हैं कि मैंने ही अपने बच्चे को मार कर यहाँ गाड़ दिया था और आशीष की पूरी संपत्ति मुझे मिल सके इसलिए मैंने उसके बाल को इस अस्थि शव के साथ मिलाकर यहाँ पर एक क्रिया कर दी थी जिससे ये जगह मैं मुंजा को दे सकूं और ये पूरा घर मेरा हो सके। दरअसल ऐसा होता है कि मुंजा कभी सिद्ध होता नहीं है और ये उनके चाचा को पता था नहीं। मैंने उनको जैसे ही ये बात बताई उनका शरीर ऊपर से नीचे तक कांपने लगा। वो दौड़ते हुए अपने कमरे में गए और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। शायद इतना गिल्ट रहा होगा। कई लोगों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी पर कोई हल नहीं निकला और अंत में जब दरवाजा तोड़ा गया तो उनकी पंखे से लटकती हुई लाश पाई गई। शायद गिल्ट में आकर उन्होंने खुद को हमेशा के लिए मार डाला। कई सारी ऐसी भी कहानियां होती हैं जहां पर हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, बस अपनी लालच में हम कुछ भी करने लगते हैं। ऐसे ही और किस्सों को जानने के लिए सुनते रहिए रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे यश। जल्द लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डरना मत, क्योंकि वो होते हैं। ये बात होगी करीब जनवरी 2018। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास जितने भी पैरानॉर्मल केसेस आते हैं वो या तो किसी बड़ी एंटिटी के होते हैं और या तो ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। मेरा दिमाग इस सोच में बार बार उलझ रहा था कि क्या कभी कोई ऐसा केस भी आएगा कि मैं ये फर्क ही ना कर पाऊं कि आखिर जो हो रहा है वो सच्ची घटना है या फिर मेरा खुद का भ्रम। उस दिन मेरे पास एक कॉल आता है और कॉल में एक बुजुर्ग सा आदमी मुझसे कह रहा होता है कि उसके घर में बहुत बड़ी दिक्कत है। उसका बेटा बार बार उसे दिख रहा है जो कि 2 साल पहले मर चुका है। मैंने कहा कि इसमें कोई बड़ी दिक्कत मुझे लग नहीं रही है दादा, आप पितरों की शांति करा ले, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उस बुजुर्ग के वर्ड्स कुछ और थे। उस फोन में ही मुझे वो बुजुर्ग कहते हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखते ही देखते अचानक से उन बुजुर्ग इंसान की आवाज बिल्कुल बदल जाती है, ऐसे जैसे मानो किसी ने उसे पोजेस कर लिया हो या कोई मुझे बुलाना चाहता हो। वो उस आवाज में कहने लगे कि मुझे उनके घर आना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। आमतौर पर सुनने में बड़ा अजीब लग रहा था कि एक ऐसा इंसान जो घर में अपने ही बच्चे की आत्मा के लिए मदद मांग रहा है वो मुझे अपने घर क्यों बुला रहा है, वो भी एक ऐसी आत्मा के रूप में जो उसको पोजेस कर चुकी है। फोन रखता है और उनके बताए गए पते पर मैं पहुंच जाता हूँ। बाहर से घर देखने में बिल्कुल आम सा घर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और ऐसा कुछ खास नेगेटिव ऊर्जा का यहाँ पर प्रकोप है नहीं। मैं घर के अंदर गया तो देखा कि एक दादी सामने वाले सोफे पर बैठी हुई कोई सब्जी काट रही होंगी, पर उनका ध्यान पूरा मेरी तरफ था। मैंने उनसे पूछा कि किसने मुझे कॉल किया था, तो सामने से मैं क्या देखता हूँ कि एक अधेड़ उम्र का इंसान चलकर आ रहा है और वो हाथ में एक स्टिक लिए हुए है। अजीब सी चीज ये थी कि उस बूढ़े इंसान के एक आंख नहीं थी। आमतौर पर जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो थोड़ा सा हमारे आम जिंदगी से अलग होता है तो हर इंसान को कोई ना कोई एक अलग वाइब आती है, पर वो बुजुर्ग इंसान बहुत ही अलग तरीके का रिएक्ट कर रहे थे। मुझे वो देखते ही कहने लगे कि अब तुम इस घर में आ तो गए हो लेकिन यहाँ से निकलना मत। थोड़ी देर तो मैं समझ नहीं पाया कि वो कहना क्या चाहते हैं। मैंने उनसे पूछ लिया कि दादा आपको कोई दिक्कत है आपके उस बेटे के साथ, आप मुझे बताएं वो बेटा कहाँ है, क्या नाम है उसका और उसकी मौत कैसे हुई। जितनी देर में मैं ये पूछ पाता वो बुजुर्ग की आवाज अचानक से बदल गई और वो कहने लगे कि मेरी मौत के मेरी मौत, अब तू सुनेगा मेरी मौत की दास्तां। उनकी आवाज कुछ इस तरीके से बदली कि मैं जहां पर था वहीं पर स्तब्ध रह गया पूरी तरीके से। उन्होंने पास रखा एक चाकू उठाया और वो कहने लगे कि क्या मैं फिर से खुद को मार कर दिखाऊं? तुम चाहते हो मुझे देखना कि मैं कैसे मरा, कि मेरे अपने ही घर वालों ने मुझे कैसे मारा? थोड़ी देर तक तो मैं कुछ नहीं समझ पाया कि
अपने ही घर वालों ने कैसे मारा? मतलब बगल में बैठी दादी डर रही थी और उन्होंने कहा कि यही हमारा बेटा है जो हर रात हमें पोजेस करता है। जैसे ही कोई नया इंसान आता है हमें यहाँ पर तुरंत पोजेस करने लगता है। मैंने उनसे पूछा कि आखिर इसकी मौत हुई कैसे? तो उन्होंने बताया कि एक रात छत पर टहलते हुए गलती से उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। मैंने कहा पर जिस तरीके से ये आत्मा बता रही है उसका खून तो शायद चाकू घोंपने से हुआ है। मैं कुछ समझ पा नहीं रहा था कि ये सच्चाई है या फिर भ्रम। उन दादी ने कहा कि इसकी मौत ऊपर से नीचे गिरने पर ही हुई, पर नीचे एक बड़ा सा पेचकस था जो जमीन में गड़ा हुआ था, उस पर यह गिर गया और इसकी मौत हो गई। पर अगर ऐसा हुआ है तो सवाल मेरे मन में यह आया कि अपने पापा को ही क्यों पोजेस कर रहा है? आखिर ऐसा क्या दिक्कत हो गई है इसे? मैंने दादी से पूछा भी तो उन्होंने कहा कि उनके पापा सिर्फ ऊपर खड़े हुए थे, उसे देख रहे थे। उसके बाद से करीब 10 दिन गुजरे होंगे और इसका पोजीशन शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद सामने खड़े उस अधेड़ उम्र के इंसान ने अपनी शर्ट खोली और दिखाया कि उसके शरीर पर कितने सारे चाकू के निशान हैं, अलग अलग तरीके से। एक आम इंसान देख ले तो शायद उसका दिल दहल जाए, और कहीं ना कहीं मैं एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बहुत डर चुका था ये आम सी घटना देखकर। दरअसल कभी कभी हम एक आम घटना देखकर भी इतना घबरा जाते हैं जो हमें पैरानॉर्मल घटना देखने पर नहीं होता। और वो सिर्फ हंसे जा रहे थे। उसका बार बार एक ही चीज कहना था कि मैं इसे 1000 मौत दूंगा और जीते जी इस आदमी का जीवन नरक बना दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उन दादी से उनके कमरे में जाने को कहा और ये भी बोला कि उस बच्चे का कमरा कहाँ पर है। मुझे नहीं पता था कि मैं इस केस को सॉल्व कैसे करूंगा, पर कहते हैं कि जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे तो अपने अंतर मन को जरूर याद करें। मैंने थोड़ी देर के लिए गहन चिंतन किया और अचानक से उस अधेड़ उम्र के इंसान से कहा कि चलो मैं तुम्हें अच्छी सी मौत देता हूँ। अगर तुम्हें इसी शरीर की मौत चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति के अंदर छुपे हुए उस शैतान ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मुझे मौत दे दो, मैं चाहता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे इस इंसान की आत्मा 1000 बार मरेगी और इससे शायद तुम जो कि इनके बेटे हो तुम्हें भी आराम मिल जाए। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनके बेटे को लगता है कि मौत का जिम्मेदार इनका पिता है और उस बच्चे को लगा था कि इसके पिता ने इसको धक्का दिया है। एक और प्रक्रिया के तहत मैं उसे सीधा ले गया उसके कमरे में और उसके आसपास लगभग 100 अगरबत्तियां जलाईं। नीलावंती ग्रंथ के अनुसार कई सारी ऐसी साधनाएं मौजूद हैं जो किसी डायन को, किसी प्रेत को या किसी अतृप्त आत्मा को उसके शरीर से निकालने में पूर्णतः सहायक हैं। मैंने भी उससे कहा कि अब हर एक अगरबत्ती को अपने हाथ से बुझाओ। वो एक एक करके सब कुछ करता गया और उसके हाथ में उतने ही निशान बनते चले गए और हर एक अगरबत्ती को बुझाने के साथ साथ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ये सारी हरकतें हो रही थी और मैंने तभी उसी वक्त उन दादी को बुलाया जिनको कि मैंने कमरे में छुपने का आदेश दिया था। वो बाहर आई और मैंने अचानक से वो चाकू उनके गले पर रख दिया और बोला कि अब आखिरी मौत इनकी होगी, तभी तुम्हारी आत्मा को शायद मुक्ति मिल जाए। करीब 10 से 15 मिनट बीते होंगे। वो उसने कुछ सोचा और अचानक से वो बूढ़ा इंसान अपने घुटने पर बैठ गया और जोर जोर से अपना सर पीटने लगा। उन बूढ़ी दादी के शरीर से कंपन होने लगा, ऐसे जैसे वो अब मुझसे डर चुकी थी। तो मैंने उनसे कहा कि अभी भी वक्त है, सच्चाई बता दो, क्या है दादा? तो उन्होंने तुरंत कहा, मैंने ही अपने बेटे को मारा था। हम दोनों को वो बहुत परेशान करता था तो दे दिया उसे धक्का, ऊपर से नीचे मर गया वो हमेशा के लिए। और अब उसकी आत्मा ही नहीं आ पाएगी क्योंकि हम दोनों शैतान के पुजारी हैं। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी क्योंकि मुझे पता था कि ये दोनों कोई आम इंसान है ही नहीं। ये दोनों के दोनों शैतान के पुजारी थे और इनका बेटा किसी तरीके से उस घर में कैद था। उसकी आत्मा आज भी उस घर में मौजूद थी, जो मुझे आते ही फील हो गया था। दरअसल जैसे ही मैं घर के अंदर एंट्री करता हूँ मुझे एक अजीब सी महक आती है और मैं दादी की ओर देखता हूँ। थोड़ा सा मैं पीछे आप सबको ले जाना चाहूंगा और इस घटना को बताने के लिए आपको इसे ध्यान से सुनना होगा।
जब मैंने उन दादी को देखा था तो वो फल तो काट रही थी, शायद कोई सब्जी काट रही होंगी, पर चाकू की नोक उनकी उंगली की तरफ थी, ना कि सब्जी की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो उस सब्जी पर अपने खून से अभिषेक कर रही हूं। देखने में बहुत ही नॉर्मल लग रही थी, लेकिन यहां समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसी के साथ साथ इनके बेटे की तस्वीर तो थी, पर टूटी। जिस घर में उसका बेटा मरा हो और उसका इतना ज्यादा दुख हो, तो तस्वीर टूटी कैसे हो सकती है? और तस्वीर पर एक भी हार नहीं। इसी के साथ साथ जब उन बूढ़े व्यक्ति ने एंट्री करी है और खुद की आवाज को मॉड्यूलेट करके बोल रहे थे, तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये किसी एंटिटी से तो पोजेस नहीं है, किसी भी तरीके से। मुझे और ज्यादा चीजें पुख्ता तब हो गई जब उन बुजुर्ग ने अपनी कमीज उतार कर मुझे अपने वो निशान दिखाए, चाकू के निशान। जब मैंने उन निशानों के पैटर्न को देखा तो वो साफ साफ एक किसी सैटनिक रिचुअल से मिले जुले लगते थे, जो मैंने कभी किसी बाहरी इंसान के शरीर पर देखे थे। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा था कि क्या था, पर यस, वो डेमोनिक रिचुअल का हिस्सा थे। ऐसा लग रहा था कि वो किंग सोलोमन के डेविल्स की बात कर रहे हो, जिनको अटेन करने के लिए 15 तंत्र साधक या 15 अलग अलग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को धोखे में रखकर उनकी बलि देनी होती है। कई सारे सैटनिक ग्रुप्स का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से तुम्हें कोई बहुत बड़ी सुपरनैचुरल एंटिटी मिलती है, जो तुम जो मांगो वो दे सकती है। आत्माएं जब बोलती हैं तो उनका एक अलग सिनेरियो होता है, पर वो जो इंसान बोल रहा था वो उसकी खुद की आवाज थी, और अगर वो उसकी खुद की आवाज थी तो इतनी डेविलिश कैसे? इसका मतलब कि वो खुद शैतानों की पूजा कर रहा था। और ज्यादा पुख्ता करने के लिए मैंने उनसे उनके बेटे के बारे में वो कहानी पूछी। जब उन्होंने बताया कि उस कहानी में उनका बेटा छत से गिर गया था, ये कहानी मुझे बहुत बनावटी लगी, क्योंकि उन दादाजी के छत पे जाने के चांसेस ना के बराबर थे। ऐसा मुझे उनके शरीर की कंडीशन देखकर लग रहा था कि वो छत पर चढ़ने के योग्य तो है नहीं, तो आखिर वो छत पर पहुंचे कैसे? और थोड़ी ही देर के बाद जब मैंने उनसे वायु बंधन की क्रिया यानी कि अगरबत्ती और उसकी राख की क्रिया कराई, तो मुझे और ज्यादा पुख्ता हो गया कि ये उसी सैटनिक रिचुअल का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ को ठीक उसी तरीके से प्लेस करा जहां पर वो निशान ठीक से बन जाए। जैसा निशान उनके पूरे शरीर पर बना था, ठीक वैसा ही निशान उन्होंने अपने हाथ पे बनाया, अगरबत्ती के जलते हुए अंगार को छूकर। इससे मुझे और ज्यादा पुख्ता हो गया कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़े सैटनिक रिचुअल का हिस्सा है। दरअसल इनके बेटे को ये रिचुअल की शुरुआत में ही जानबूझकर मार चुके थे। शायद वो रिचुअल का कोई घिनौना सा हिस्सा हो। अब चूंकि मैंने इस रिचुअल के मेन सस्पेक्ट जो दादी थी उनको पकड़ के उनके गले पर चाकू लगा दिया था और उनके शरीर को मारने के फिराक में था, तो इनके पास सच बोलने के सिवा कोई चारा था नहीं। मैंने जब उनसे पूछा कि तुमने ये सब रिचुअल क्यों किया, आखिर इस रिचुअल करने से तुम्हें क्या हुआ, तो उस बूढ़े ने कहा, हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी बहुत वक्त से ऐसा ही है। हमें अमरता चाहिए, हमें अमरता चाहिए, अमरता चाहिए, अमरता चाहिए, अमरता चाहिए। वो बूढ़ा जोर जोर से चिल्लाने लगा। इतनी देर में वो चिल्ला पाता कि अचानक से मेरे पास खड़ी जो दादी थी वो अचानक से उनका पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगा। ये चीज देखने लायक थी। उन्होंने रोते रोते ये एक्सेप्ट करा कि हाँ, उनसे गलती हुई है, उन्हें अमरत्व के चक्कर में ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन ये दोनों दादी और दादा जोर जोर से वाइब्रेट करने लगे और अपने शरीर को इतनी जोर से हिलाने लगे कि इनकी आंखों पर, इनके हाथ पर, इनके शोल्डर पर इनका कोई भी कंट्रोल नहीं रहा। अधमरी हालत में उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को मुक्ति जरूर दिला देना, और पूरे शरीर को जोर से हिलाते हुए उन्होंने अपना सर के सामने पटक पटक अपनी जान दे दी। सुन के बड़ा अजीब लगा मुझे कि इंसान को अपने मरने के समय पर ही याद आता है कि उसने गलती क्या करी है। उनको शायद ये एहसास हो गया था कि अमृत हासिल करने के लिए जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की बलि देने की साजिश वो रचते आए थे, उसके नतीजे में वो खुद के साथ साथ अपने जवान बेटे को भी इसका शिकार बना गए, और इनका हंसता खेलता परिवार चंद समय में ही पूरी तरीके से बर्बाद हो गया।
अब मुझे पता तो था नहीं कि इसमें इन लोगों ने अपने बच्चे का कैसे संस्कार किया है, पर समय के रहते मैंने उनके घर के आगे एक मंदिर स्थापित कराया और उस मंदिर में एक पुजारी को नियुक्त किया जो हर रोज वहां पर पूजा करेगा, ताकि अगर वहां पर किसी तरह की सैटनिक ऊर्जा मौजूद है तो वो कभी भी सामने ना आए। और इसके बाद मैं वहां से चल तो दिया, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी सवालात बहुत सारे थे। ये एक ऐसा केस था जिसमें मैं एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश तो कर रहा था, पर मैंने किया नहीं। कभी कभी आपको एग्जॉर्सिस्ट ना होकर अपने दिमाग और अपनी चेतना को इतना मजबूत करना पड़ता है कि आपको सच और भ्रम में फर्क समझ में आ जाए। और इसी के साथ मेरा सफर आगे चल दिया। एक और नई खोज, एक और नई तलाश, एक और नए रियल घोस्ट एनकाउंटर, एक और नए एग्जॉर्सिज्म की ओर। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए सुनते रहिए रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। इस कमरे में अगर कोई आत्मा हो तो मेरे आंखों के सामने आए। क्या कोई है जो हमसे बात करना चाहता है? अगर कोई हो तो ये बटन यस पर चला जाए। इस तरह के न जाने कितने खेल हमने बचपन में खेले हैं। ओइजा बोर्ड, एक ऐसी याद जो हम सबके दिलों में कहीं ना कहीं है। हम सब ने हॉरर मूवीज में देखा है। तो क्या आत्माएं बुलाने पर आती हैं? हम सब यही चीजें सोचते हैं और फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। ये तो महज एक खेल है। मैं आपको आज अपना एक ऐसा केस बताने जा रहा हूं जहां पर ऐसा ही कुछ हुआ ओइजा बोर्ड के साथ में। ये बात है सन 2010 की। मेरा दोस्त मेरे घर में आता है और मुझसे कहता है कि एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ। उसने बोला कि वो चीज मैं तुम्हें चलकर दिखा सकता हूं, बता नहीं सकता। पहली बार मैं दोस्त से इस तरीके से बात कर रहा था तो थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने कहा कि उसने मेरी मुंबई की टिकट करा दी है। तो मैं अपने होम टाउन से सीधा उसके शहर चला गया। वहां जाकर उसके फ्लैट में मैंने देखा कि एक लड़का है जो अपना सर दीवार पर रगड़ रहा है जोर जोर से। मैंने पूछा कि इसको क्या हुआ है, तो उसने बोला कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो शायद ये बता नहीं पा रहा है। मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश करी। जब ज्यादा जोर लगाकर उससे पूछा तो उसने अपने मुंह से खून की उल्टी कर दी और उस वॉमिट के बाद वो उसी वॉमिट से ABCDHIQ न जाने क्या क्या लिखने लगा। थोड़ी देर देखने के बाद ये समझ में आया कि ये कोई ओइजा बोर्ड बना रहा है। मैंने उसको पूछा कि तुम्हें कोई दिक्कत है या फिर तुम कोई ऐसी स्पिरिट हो जो ओइजा बोर्ड से आई हो। उसने मेरी तरफ देखा, हंसा और फिर उसके बाद अपना दीवार में सर पटकने लगा। उसका दीवार में सर पटकना इतनी जोर से हो गया था कि उसे 2 लोगों को मिलकर रोकना पड़ा। किसी तरीके से उसे बेहोश किया गया और उसके बाद इस बात का पता लगाने के लिए मैं और ज्यादा तहकीकात करने लगा। मैंने उससे पूछा कि लड़का पहले कहाँ रहता था। उसने बताया कि पास ही एक बिल्डिंग है, वहां पर। पता नहीं, बीइंग एज अ एग्जॉर्सिस्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि पास के घर में अगर जाएंगे तो शायद वहां से कोई सुराग मिले, क्योंकि इस लड़के के घर का कोई भी सदस्य जिंदा था नहीं। जिस बिल्डिंग में वो रहता था, पास वाली बिल्डिंग में ही जब हम गए तो पता चला कि वहां पर एक पूरा परिवार है और वो किसी से मिलना नहीं चाहता। पिछले 1 साल से रह रहा था वो परिवार। हमने बहुत कोशिश करी, तब जाकर उन्होंने बात करना चाहा। मैंने उनको आश्वासन दिया कि आपके साथ जो भी हो रहा है हम उसे सुनेंगे। उन्होंने बताया कि हमारे घर में हर रात हर एक इंसान खून की उल्टी करता है और उससे वो कुछ जमीन पर बनाता है, अलग अलग चीजों को बुलाता है और फिर उसके बाद सुबह उठकर जब ये लोग देखते हैं तो जमीन पर कुछ अजीब से नक्शे या कोई चित्र बने होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन इस बात का राज जानना बहुत जरूरी था। तो उस दिन मैं उनके घर रात को रुक ही गया, ये देखने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर होता क्या है। उस रात करीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मैंने देखा कि उनका छोटा बेटा उस फ्लैट के हॉल में आकर बैठ गया और मेरी तरफ देख के जोर जोर से हंसने लगा, ऐसे जैसे उसे मेरे होने की मौजूदगी की कोई खबर ही नहीं थी। जितनी देर में मैं उससे कुछ पूछता, उसने अपना हाथ उठा दिया, जैसे वो मुझे कुछ बोलने से रोक रहा हो। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि घर के हर एक मेंबर आकर एक सर्कल में वहां पर बैठ जाते हैं
जोर से अपने छाती को पीटते हैं और उसके बाद एक खून की उल्टी उस घेरे के अंदर ही करते हैं। देखने में बहुत ही भयानक और बहुत ही घिनौना लग रहा था। उसके बाद वो कुछ जमीन पर ही लिखने लगते हैं और बोलते हैं कि इस कमरे में कोई आत्मा हो तो आ जाए। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि बाथरूम का जो दरवाजा था वहां से किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई छोटा बच्चा हो और वो पानी में खेल रहा हो। सुनने में बहुत ही भयानक था और देखने में उससे भी ज्यादा। मैं क्या देखता हूँ कि एक छोटा बच्चा जिसके सर पर बाल नहीं है पर उसका पूरा मुंह सफेद है, वो उसी वॉशरूम के दरवाजे से झांक रहा था। मैंने देखा शायद वहां कोई बच्चा हो, लेकिन उनके परिवार में इस तरीके का कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था। वो बस झांके जा रहा था और हंस रहा था। मुझे साफ उस बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर और बीते होंगे कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर मौजूद हो तो वो प्लीज आ जाए, हम उससे बात करना चाहते हैं। और सबसे अजीब बात यह थी कि जितने भी लोग बात कर रहे थे सभी एक ही स्वर में बोल रहे थे कि वो बच्चा कहाँ है, वो बच्चा कहाँ है। अगर कोई भी हो मुझे मिलो, मुझे बात करनी है। शायद मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था और थोड़ी देर के बाद उन सभी ने अपने सर पर हाथ रखा और जोर से कुछ अजीब सा शब्द चिल्लाया जो शायद मेरी समझ के परे था। ये चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो गए। मैं जब शब्द पे गौर करा तो मुझे लगा कि वो संजय नाम का कोई शब्द चिल्ला रहे थे। मुझे लगा कि इस आत्मा का नाम हो ना हो संजय ही है। उनके जब होश में आने पर मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार आप लोगों को हुआ क्या था, तो उन्होंने कहा कि आप भी यहाँ से चले जाओ वरना आप भी हमारी ही तरह इस सर्कल में आके बैठ जाओगे और अपने खून की उल्टी कर करके हर दिन मारे जाओगे।